Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज हम रीट 2021 हेतु जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला रखी है शिक्षण विधियों की, उसमें पेपर नंबर 64 हल करेंगे। देखिए नवीनतम पैटर्न और नवीनतम प्रश्न दोनों लेवल के लिए यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन आज आप हल करोगे साथियों। इसके पहले जो पर्यावरण का टेस्ट डाला था उसको जरूर देखिएगा, दोनों लेवल वाले। राजस्थान के भी अच्छे खासे क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं, आरबीएससी की किताबों में से भी प्रश्न शामिल किए हैं, शिक्षण विधियों के प्रश्न भी शामिल किए हैं, 2-4 क्वेश्चन विज्ञान के भी शामिल किए हैं उस पर्यावरण के टेस्ट में। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही उस टेस्ट को बनाया गया है, तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? समान कविता प्रणाली, अर्थबोध कविता प्रणाली, समीक्षा प्रणाली और तुलना प्रणाली। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। प्रश्न जिस तरह से आपसे पूछ रहा है आपको थोड़ा समझ करके उत्तर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पहले क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा तुलना प्रणाली, क्योंकि तुलना प्रणाली में क्या होता है, तुलना प्रणाली एक पद्य शिक्षण की प्रणाली है, पद्य के अंतर्गत ही कविता आ जाती है। तो कविता शिक्षण जब इस प्रणाली से कराया जाता है तो कोई भी कविता को समझाने के लिए अध्यापक क्या करता है, उसके जैसी या उसकी विरोधी मतलब उसके विपरीत दूसरी कविता को प्रस्तुत करके दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाते पढ़ाते जो रानी अवंतिका बाई है, दोनों एक वीरांगनाएं थी, दोनों ने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो दोनों की जो कविताएं हैं उनकी तुलना करके यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, तो उसको ही तुलना प्रणाली के नाम से जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है पहले क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण विधि जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल आप यकीन मानिएगा सेम टू सेम मतलब बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न, और जो आप ये टेस्ट कर रहे हो सकता है इन प्रश्नों में से 5-7 प्रश्न फंस जाए आपके एग्जाम में डायरेक्टली। इसलिए अच्छे से पूरे प्रश्नों को देख करके जाना, और अगर डायरेक्टली प्रश्न नहीं फंसते हैं तो बिल्कुल इसी लैंग्वेज में बिल्कुल विकल्प चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछने का थोड़ा तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो अभ्यास जरूरी है, जरूर देखें। विचार मंथन विधि, गतिविधि विधि, व्याख्यान विधि और ऐतिहासिक विधि। तो यहाँ पर उस विधि के बारे में बताना है जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करती है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उपयुक्त कौन सी विधि मानी जाएगी साथियों? दूसरे क्वेश्चन में बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो आपके प्रश्न संख्या 2 में जो राइट आंसर है वो रहेगा साथियों विचार मंथन विधि। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गतिविधि व्याख्यान में तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित होगा ही नहीं, क्योंकि अध्यापक बोल रहा है छात्र सुन रहे हैं, तो फिर इसमें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित होने की कोई जगह ही नहीं है। ऐतिहासिक विधि में भी नहीं होगा। अब आपके माइंड में एक आता है गतिविधि विधि और एक विचार मंथन विधि। तो साथियों इन दोनों में से गतिविधि आधारित जो विधि होती है उसमें गतिविधियां करके समस्या का समाधान किया जाता है, लेकिन विचार मंथन विधि में क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे के विचारों को जाना जाता है, एक दूसरे के विचारों को सुना जाता है और फिर समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो एक दूसरे के विचार मतलब लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, जहां पर सबको विचार रखने का अधिकार हो। तो इसलिए साथियों यहाँ प्रथम विकल्प दूसरे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली और व्यास प्रणाली। तो जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करो। साथियों प्रश्न संख्या 3 में आपका जो सही आंसर है कविता शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है, इसको प्रश्नोत्तर को व्याख्या नहीं बोला जाता है, ना ही व्यास बोला जाता है। व्यास प्रणाली तो भाष्य कहा जाता है इसको, तो व्यास प्रणाली या भाष्य प्रणाली जिसमें जो शिक्षक है वो कथावाचक का स्थान ग्रहण कर लेता है।
शब्दार्थ कथन प्रणाली भी इसको नहीं कहते हैं, बल्कि जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको खंडान्वय प्रणाली के नाम से जरूर जाना जाता है। खंडान्वय प्रणाली का मतलब क्या हुआ? खंडों का अन्वय करना, जो खंड होते हैं उनका अन्वय करके बच्चों को पढ़ाया जाना। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली और खंडान्वय प्रणाली दोनों एक ही है साथियों। दूसरा विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो मित्रों प्रश्न संख्या 4 आपके है, शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है। जल्दी जल्दी में उत्तर मत दे देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस जाओगे मतलब गलत कर दोगे। फंसना मतलब गलत कर देना, यही गलत कर रहे हो तो फिर एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में तो अलग ही प्रेशर होता है माइंड में, क्योंकि वहाँ पे अपने को पता है गलत होने का मतलब सिलेक्शन रुकना। इतने दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं वो सब कुछ मतलब नहीं अगर सिलेक्शन न्यू हुआ तो। मेन अपना फोकस है सिलेक्शन का, सिलेक्शन होना ही चाहिए साथियों। तो प्रदर्शन विधि की कमी देखना है। छात्र स्वयं करके नहीं सीख पाते हैं, छात्र मानसिक तनाव का सामना करते हैं, छात्र उत्सुकता खो देते हैं और उपयुक्त सभी। तो मित्रों प्रदर्शन विधि की कमी शिक्षण में क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अपना बेस्ट निकाल दो इन 3 महीनों में, जितना आप कर सकते हो उतना इन 3 महीनों में कर दो। फिर भी नहीं हुआ वो अलग चीज़ हो जाती है, फिर ठीक है मंजिल कहीं और है फिर अपनी। लेकिन यहाँ तक जो अपने पास 3 महीने हैं तो इसका ढंग से यूज करके, और आप देखिए इस क्वेश्चन में आप आंसर बताओगे तो अगर आप उपयुक्त सभी पे हैं तो फिर आप गलत हो। इसका राइट आंसर है साथियों, छात्र स्वयं करके नहीं सीख पाते हैं। कैसे? क्योंकि प्रदर्शन विधि में क्या होता है? शिक्षक प्रदर्शन करता है। कौन प्रदर्शन करता है? शिक्षक। छात्र उस चीज को देखते हैं। अब देख रहे छात्र उस चीज को, प्रदर्शन मान लो कोई प्रयोग का प्रदर्शन किया जा रहा है किसी का, तो उत्सुकता तो उसमें बहुत ज़्यादा रहेगी, उत्सुकता तो रहेगी प्रदर्शन में। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। मानसिक तनाव का सामना क्यों करेंगे भाई? नहीं करेंगे, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ आपका छात्र स्वयं करके नहीं सीख पाते हैं, इस विधि की सबसे प्रमुख कमी मानी जाती है। आपका प्रथम विकल्प चौथे क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो 5वां क्वेश्चन, निम्न में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? छात्र को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्र को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना और भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। तो कौन सा उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्रश्न संख्या 5 में सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों। 5वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, फिर चर्चा करेंगे। अभिनय में निपुणता प्रदान करना ये उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। अभिनय में निपुणता तो ये तो भाई नाटक शिक्षण का उद्देश्य हुआ ना, उपन्यास का कहाँ हुआ? तो ये गलत हो गया। इसलिए बाकी स्वस्थ मनोरंजन की ओर छात्र बढ़े, मौन वाचन का द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास हो, भाषा शैली के जो प्रचलित रूप है उनसे परिचय बच्चों का हो जाए, ये सभी उद्देश्य हो जाएंगे। लेकिन अभिनय में निपुणता प्रदान करना ये कोई उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए थर्ड विकल्प आपकी 5वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 पर। तो मित्रों प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है? निर्णय लेने का कौशल, विवेचनात्मक चिंतन कौशल, मूल्यांकन कौशल और शिक्षण कौशल। तो समस्या का सबसे अच्छा संभावित समाधान किसके माध्यम से प्राप्त करोगे? 4 विकल्प जो दिए गए हैं सोच समझकर यहाँ पर भी आंसर दीजिएगा। सबसे अच्छा संभावित समाधान यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होता है विवेचनात्मक चिंतन कौशल। क्योंकि विवेचनात्मक चिंतन कौशल में क्या होता है साथियों? पहली चीज तो चिंतन भी किया जाएगा इसमें, दूसरी चीज विवेचनात्मक रूप से। विवेचनात्मक का मतलब क्या हुआ? उसके गुण को देखेंगे, उसके दोषों को देखेंगे, कमियों को देखेंगे, सीमाओं को देखेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे और फिर यहाँ पर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपका सेकंड विकल्प 6ठे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। बीएस ब्लूम ने कौन सा नवीन उपागम दिया? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम और मॉरिसन उपागम। तो बीएस ब्लूम के द्वारा जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण भी किया था साथियों इन्होंने, अब यहाँ पर इन्होंने जो नवीन उपागम दिया है इनके उपागम को मूल्यांकन उपागम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मूल्यांकन उपागम के नाम से ही ब्लूम के उपागम को जाना जाता है। बाकी हर्बर्ट उपागम हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। मॉरिसन उपागम
हेनरी क्लेव मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, लेकिन मूल्यांकन उपागम किसने दिया? बीएस ब्लूम ने। तो इसलिए आपका सेकंड विकल्प 7वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। तो चलिए आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ज्ञान, बोध, कौशल और रुचि। तो साथियों, जब भी कहीं पर भी आकृति बनाने की बात की जाती है तो वहाँ पर कौशल से संबंधित होती है वो चीज़। किससे संबंधित होती है? कौशल से संबंधित, क्योंकि यहाँ मानचित्र बनाना भी एक आकृति ही है भाई, मानचित्र भी एक आकृति है, इसलिए ये आपका कौशल वाला विकल्प ही सही है प्रश्न संख्या 8 में। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। बताइएगा 9वें क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार इनमें से 4 विकल्प में से कौन सा है साथियों? देखिए, इसका राइट आंसर है मिलान प्रश्न, कि भाई एक तरफ इधर सूची होती है और एक तरफ इधर सूची होती है, सूची 1 और सूची 2, इसमें कुछ दिए होते हैं 4 विकल्प, मान लीजिए 4 तथ्य दिए होते हैं, इधर भी 4 तथ्य दिए होते हैं, इनका मिलान करना होता है आपस में। तो साथियों, ये जो मिलान प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में आ जाते हैं। बाकी विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, व्याख्यात्मक ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत नहीं आते हैं साथियों। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही है 9वें क्वेश्चन में? फिर 3rd विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयोग हेतु विषय सामग्री और विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। तो बताइए, पाठ्यचर्या का तात्पर्य शैक्षिक क्षेत्र में किससे लिया जाएगा? मित्रों, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों अलग अलग होती है या एक होती है, पता होना चाहिए तभी उत्तर दे पाओगे। तो साथियों, इसका राइट आंसर है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम पाठ्यचर्या में आता है, जबकि कक्षा में प्रयोग हेतु जो विषय सामग्री होती है वो पाठ्यक्रम में आती है। इसलिए आपका यहाँ 4था विकल्प सही है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का मतलब संपूर्ण कार्यक्रम आ जाएगा, संपूर्ण, टोटल, जो चीज़ बच्चों को सिखाने के लिए हम करते हैं, कुछ भी, सब चीज़ें वो आ जाएगी विद्यालय के अंतर्गत। तो 4था विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना और व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो साथियों, रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, देखियो, क्रमबद्धता बनाना नहीं होता है, ना ही व्याकरण सम्मत कार्य करना होता है। साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना भी रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना गया है। ये विकल्प यहाँ पर देखिएगा, साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, वैसे आपका माइंड हो सकता है यहाँ रुकता हो, लेकिन गलत है ये। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना इसका राइट आंसर होगा साथियों। बच्चों की जो अभिव्यक्ति क्षमता है उनका विकास हो, उनके जो विचार है उनका विकास हो, उनको अच्छे से अभिव्यक्त कर सके, इसलिए रचना शिक्षण करवाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर फिर कौन सा आंसर सही है? आपका 3rd विकल्प सही है 11वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन, योजना विधि दर्शन के किस सिद्धांत पर आधारित है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। साथियों, योजना विधि, जिसको हम प्रयोजना विधि के नाम से भी जानते हैं, योजना और प्रयोजना एक तरह से आप यूँ कह सकते हो जिसमें करके सीखा जाता है। तो ये जो है ये प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर? प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर। 4था विकल्प 12वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। तो चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के और सरकार के। तो पर्यावरण अध्ययन की क्या कोई सी भी पाठ्य पुस्तक हो, हमेशा पाठ्य पुस्तक किसको पढ़नी होती है? बच्चों को पढ़नी होती है। किसके लिए बनाई जाती है पाठ्य पुस्तक? छात्रों के लिए बनाई जाती है। तो फिर किसके अनुरूप होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक? विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए साथियों, शिक्षक, सरकार या लेखक के अनुरूप नहीं। ऐसे तो कक्षा 1 में आप कक्षा 12वीं किताब ला के रख दो, हो जाएगा क्या? काम हो जाएगा क्या? 12वीं में कक्षा 1 की किताब रख दो, नहीं, विद्यार्थी के अनुरूप होना चाहिए बुक्स। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 13वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर।
चिंतन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं होता है? पूर्वाधिगम, रटना, प्रत्यय निर्माण और स्मृति। तो जब हम चिंतन करते हैं तो इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं होगा चिंतन की प्रक्रिया में? साथियों, चिंतन की प्रक्रिया में पूर्वाधिगम बिल्कुल होता है। पूर्वाधिगम मतलब जो हमारा पूर्व ज्ञान है, जो हमने पहले सीख रखा है, वो चीज़ बिल्कुल हम काम में लेते हैं जब किसी चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं तो। लेकिन रटना ये बिल्कुल गलत है। आपका प्रत्यय निर्माण, स्मृति, पूर्वाधिगम ये तीनों काम में लेते हैं, लेकिन रटना भाई रटने वाली चीज़ों में चिंतन नहीं किया जाता है। रटने वाली चीज़ें तो ऑटोमेटिक हम बोल देते हैं, उसमें चिंतन कहाँ हो रहा है? इसलिए आपका जो दूसरा विकल्प है यही आपका राइट आंसर होगा साथियों, प्रश्न संख्या 14 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर और उपयुक्त सभी पर। तो भी एक उपगम हमने ब्लूम से संबंधित ही पढ़ा था, जिसको मूल्यांकन उपगम के नाम से भी जाना जाता है, उसको ब्लूम उपगम भी कहते हैं। और वापस ये जो क्वेश्चन है, ये ब्लूम की जो पाठ योजनाएं हैं, तो साथियों मैंने उस क्वेश्चन में ही बता दिया था इस चीज़ का आंसर, तो कि इन्होंने उद्देश्यों का वर्गीकरण भी किया है। तो इनकी पाठ योजना भी उद्देश्यों पर ही आधारित है, विषय वस्तु या प्रकरण पर आधारित नहीं है। ओनली प्रथम विकल्प 15वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। तो चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। निम्न में से कौन सा परिमाणात्मक परीक्षण का प्रभावशाली माध्यम नहीं है? निरीक्षण, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। तो परिमाणात्मक परीक्षण का प्रभावशाली माध्यम इनमें से कौन सा नहीं है? बताइएगा 16वें क्वेश्चन में। साथियों क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। गुणात्मक परीक्षण का नाम सभी ने सुन रखा होगा। गुणात्मक परीक्षण और परिमाणात्मक जिसमें अंक प्रदान किए जाते हैं, जिसमें साथियों यहाँ पर अंकों में विभाजन किया जाता है। परिमाणात्मक ज्ञानात्मक जो व्यक्ति का पक्ष है सर्वाधिक इसमें परिमाणात्मक में आता है वो। इसमें मौखिक, लिखित, प्रायोगिक परीक्षा होती है, लेकिन निरीक्षण के माध्यम से परिमाणात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक परीक्षण होता है। इसलिए आपका जो निरीक्षण वाला विकल्प है, विकल्प नंबर 1, वही आपका सही आंसर है साथियों। 16वें क्वेश्चन में ये परिमाणात्मक परीक्षण का प्रभावशाली माध्यम नहीं माना जाएगा, बाकी तीनों विकल्प तो माने जाएंगे, इसलिए ओनली प्रथम विकल्प। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि और उपयुक्त सभी। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, जैसे टेलीविज़न है वगैरह और भी अन्य चीज़ें होती है, चलचित्र है, तो साथियों व्याख्यान विधि के लिए कोई भी सामग्री की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें व्याख्यान ही दिया जाता है सिर्फ। अगर जो सामग्री का प्रदर्शन कर रहे हो तो फिर उसको आप व्याख्यान विधि नहीं कह सकते, फिर आपको कहना पड़ेगा व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। ठीक है, अगर प्रदर्शन करते हो तो ओनली व्याख्यान विधि में तो सिर्फ व्याख्यान ही दिए जाते हैं। तो इसमें ना तो दृश्य, ना ही श्रव्य, ना दृश्य श्रव्य कोई से भी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकंड विकल्प 17वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए छात्रों का हालचाल पूछकर, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, नए पाठ की घोषणा करके और नए पाठ के प्रश्न पूछकर। देखो नए पाठ के प्रश्न क्यों पूछा जाएगा? नया पाठ तो पढ़ रहे हैं ना, पहले ही प्रश्न पूछ लोगे क्या? गलत है। हालचाल कि हाँ भाई कैसे हो ऐसे पूछेंगे क्या? नहीं, बल्कि अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, अर्थात प्रस्तावना प्रश्न भी हम जिनको कहते हैं। आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों 18वें क्वेश्चन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, नए हो तो। देखा है मैंने 50% स्टूडेंट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वीडियो पूरे देखते हैं। तो भैया यार थोड़ी सी मेहरबानी हमारे ऊपर भी थोड़ी कृपा बरसा दो, चाहो तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं करना चाहते हो आपकी मर्जी है। खैर वो तो मोबाइल आपका है, उंगली आपकी है, आप कैसे यूज करो उसका। इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं, अगली इकाई को पढ़ाना, छात्र को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना और छात्रों को अनुशासित रखना। तो जो इकाई परीक्षण किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? परीक्षण इसलिए नहीं करते हैं कि अगली इकाई पढ़ें, बल्कि इसलिए करते हैं कि इससे पता लगता है कि छात्रों ने इकाई से संबंधित जो सामग्री हमने बच्चों को समझाई है, पढ़ाई है, उनको उन्होंने समझा है या नहीं समझा है, इसका पता हमें लग जाता है। तो ओनली प्रथम विकल्प ही आपका 19वें क्वेश्चन में सही है।
कमेंट करके ज़रूर जाना कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट करके ज़रूर जाना। आज का पेपर वास्तव में एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, मैं वापस कह रहा हूँ आपसे। प्रश्न संख्या 20 है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, कहानी कथन विधि और चर्चा विधि। तो भैया अगर प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाना है तो बच्चों से चर्चा करोगे क्या इतिहास के बारे में? प्राथमिक स्तर पे वो क्या बताएंगे, चर्चा तो कर ही नहीं सकते, ये तो उच्च स्तर पे की जाती है। व्याख्यान विधि का प्रयोग भी प्राथमिक स्तर पर गलत है, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग भी उतना सही नहीं होगा। अगर इतिहास पढ़ाना है तो कहानी कथन के माध्यम से आप इतिहास को आसानी से पढ़ा सकते हो। उस इतिहास जो भी आप पढ़ाना है उसको कहानी के माध्यम से यदि आप पढ़ाते हो तो बच्चों की रुचि भी रहेगी और उस चीज़ को हो सकता है वो जल्दी समझ जाए। कहानी के माध्यम से रुचि रहती है आप बच्चों की उस चीज़ में, इसलिए आपका थर्ड विकल्प 20वें क्वेश्चन में सही है साथियों। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।